Hello students, today we are going to read about motor learning program. What is motor learning program and why would you use it? ठीक है, सबसे पहले आपको ये चीज़ समझनी है, जो इसका नाम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोटर रीलर्निंग प्रोग्राम. मोटर मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट मूवमेंट्स. ठीक है, मोटर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कि हम लोग जितना भी काम कर रहे हैं हम उनके मोटर वर्क पे कर रहे हैं. ठीक है. सेकेंडली थिंग इज रीलर्निंग, मतलब कि हम उन पेशेंट्स में दे रहे हैं जिन पेशेंट्स में रीलर्निंग प्रोसेस हो रहा है. रीलर्निंग प्रोसेस मीन्स दोज हु आर हैविंग अ प्रॉब्लम विद रिमेंबरिंग द मूवमेंट्स. मान लो एक स्ट्रोक का पेशेंट है, उसको हेमिप्लेजिया हो गया है, अब ही इज नॉट एबल टू सिट. स्ट्रोक का पेशेंट है, उससे पहले वो बैठता था, सब करता था, चलता था, दौड़ता था, अब ही इज नॉट एबल टू डू दैट. ठीक है. सो नाउ वी वांट देम टू रीलर्न ऑल दीज एक्टिविटीज व्हाट ही यूज्ड टू डू बिफोर द स्ट्रोक. ठीक है. सो मोटर रीलर्निंग प्रोग्राम ये मोस्टली हम लोग स्ट्रोक के पेशेंट्स में यूज करते हैं. और इसमें सिंपल जितने भी हमारे, जैसे हमने कल ऑन्टोजेनिक सीक्वेंसेस के बारे में पढ़ा था, वैसे इसमें हम लोग मोटर प्रोग्राम्स के बारे में बात करेंगे. पेशेंट क्या चीज़ कर पा रहा है, क्या चीज़ नहीं कर पा रहा है, उसके हिसाब से हम उसको एक प्रोग्राम देंगे. ठीक है. एक्सरसाइजेस करवाएंगे. अब इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? मेनली मैट एक्टिविटीज, स्पेशली फ्रॉम द बेड टू द चेयर, मेकिंग द पेशेंट इंडिपेंडेंट, डूइंग their own activities, day to day activities. ठीक है. making them independent is the main goal for it. ठीक है. अब इसमें क्या क्या चीजें होती हैं उसके बारे में बात करते हैं. अब इसमें कुछ टास्क होते हैं, कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे. जैसे कि कोई भी एक टास्क है, उसको हम लोग छोटे छोटे सिंपल टास्क में डिवाइड करते हैं. जैसे किसी को खड़ा होने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, बेड पे लेटा हुआ, वो खड़ा नहीं हो सकता, तो हम उसको पहले डिस्क्रीट करेंगे, उसको छोटे छोटे टास्क कराएंगे, फिर उसके बाद कंप्लीट कराएंगे. जैसे कि पहले उसको लाइंग से उसको रोलिंग सिखाएंगे, रोलिंग से उसको सिटिंग सिखाएंगे, फिर लाइंग से सिटिंग पे आएगा पेशेंट अपने आप. ठीक है. जब वो ये कर लेगा, फिर सिटिंग से हम उसको थोड़ा सा वेट शिफ्ट कराना सिखाएंगे. सिटिंग में जब वो वेट शिफ्ट करने लग जाएगा, फिर हम उसको खड़ा करना सिखाएंगे, स्टैंडिंग कराएंगे. तो नाउ the discrete work will be from lying to the sitting and sitting to the standing. ठीक है. सो वो डिस्क्रीट वर्क हो गया, जबकि हमारा एम क्या है, हमें उसको खड़ा करने का एम है, बट वी आर डूइंग इट इन पैटर्न्स. ठीक है. स्मॉलर पैटर्न्स, इजी पैटर्न्स में कर रहे हैं. और फिर उसके बाद जब पेशेंट विल बी स्टार्ट, व्हेन द पेशेंट विल स्टार्ट डूइंग ऑल दीज थिंग्स बाय हिमसेल्फ, तो हम उसको और ज्यादा अच्छे से करा पाएंगे, एक साथ करा पाएंगे, और उसकी जो डिफिकल्टी ऑफ एक्सरसाइजेज है वो बढ़ाएंगे. अब इसमें हम लोग कुछ टाइप ऑफ क्या कहें, इम्पल्सेस देते हैं, या कुछ टाइप ऑफ स्टिमुलस देते हैं जिससे बायोफीडबैक इफेक्ट करता है. मैं आप लोगों को इसके बारे में बात करूंगा बहुत सिंपल वे में. अगर हम लोग कोई चीज़ पढ़ते हैं, तो पढ़ने के लिए हमें क्या क्या स्टिमुलस चाहिए होता है टू रिमेंबर द थिंग्स. ठीक है. हमें बचपन से कहा जाता है कि देख के पढ़ो, लिख के पढ़ो, बोल के पढ़ो. अब हमारे कुछ जो सेंसरी ऑर्गन हैं, सब स्टिमुलेट होते हैं. लिखना हमारा मोटर सेंसरी ऑर्गन है, देखना हमारा विजुअल परसेप्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है. जो लोग देखते हैं उनको ज़्यादा जल्दी याद हो जाता है. ठीक है. जो लोग उसको प्रैक्टिस करते हैं, कीप प्रैक्टिसिंग इट, उससे और जल्दी याद हो जाता है. ठीक है. इसके अलावा हम लोग जब सुनते हैं, ठीक है, उससे याद हो जाता है. बोलते हैं बोल के पढ़ो. ठीक है. हम बोल रहे हैं, उससे सुन रहे हैं, देख रहे हैं और लिख रहे हैं, ये सारी चीजें कर रहे हैं. तो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ एनी टास्क टू रिमेंबर फास्टर. यही सारे कंपोनेंट्स हम एमआरपी में यूज करते हैं. कैसे यूज करते हैं कि हम लोग उसको बार बार फीडबैक और स्टिमुलेशन देते रहते हैं फॉर मैनी थिंग्स. जैसे बायोफीडबैक यूज करते थे, सो ये भी बायोफीडबैक का ही एक टाइप रहेगा, जिसमें हम कोशिश करेंगे पेशेंट को जो भी एक्टिविटी है वो खुद से देखे. ठीक है. या फिर हम कोशिश करेंगे कि जो भी वो टास्क कर रहा है, उसको एक टास्क के बारे में हम लोग वर्बली उसको बार बार स्टिमुलेट करते रहें, या फिर उसको कुछ कॉग्निटिव ऐसी कोई चीज़ देंगे कि उसको याद रहे.
ठीक है, या फिर उसको विजुअल हो गया, कॉग्निटिव हो गया, उसकी हियरिंग हो गई, ठीक है। और मोटर के लिए क्या होगा, उसको बार बार सेम चीज प्रैक्टिस कराएंगे ताकि ब्रेन में वो चीज ज्यादा अच्छे से बैठ सके, ठीक है। सो देयर आर सर्टेन थिंग्स विच वी नीड टू रिमेंबर वाइल इवन ट्रीटिंग फॉर एनी पेशेंट, स्पेशली न्यूरोलॉजिकल पेशेंट्स, ठीक है। इसीलिए जब भी हम लोग पेशेंट्स देखते हैं, हम लोग काउंट करने को कहते हैं, ठीक है, काउंट करें। और काउंट मन में नहीं करना, थोड़ा सा तेज करना है। हमारा भी वर्बल कमांड अच्छा होना चाहिए ताकि उसके ब्रेन को, उसके ईयर्स को एक मैसेज जाए कि वो सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। सो देयर आर सर्टेन स्टेप्स वी नीड टू फॉलो। द नोट्स विच आई हैव गिवन टू यू, सब कुछ उसमें है, एक बार उसके साथ गो थ्रू होइएगा, हम लोग यहाँ पे डिस्कस भी करते हैं। स्टेप्स, सबसे पहला स्टेप है एनालिसिस ऑफ टास्क। सबसे मेन चीज होती है जब भी हम कोई पेशेंट देखते हैं, उसकी एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है। एनालिसिस करने का मतलब होता है कि हम पहले ऑब्जर्व कर रहे हैं क्या प्रॉब्लम है, हम उसको कंपेयर कर रहे हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, देन हम उसको एनालाइज कर रहे हैं कि इसमें ये चीज़ें बची हैं, उसमें ये चीज़ों में प्रॉब्लम है, वो ये टास्क कर पा रहा है, ये टास्क नहीं कर पा रहा, ठीक है। देन सेकेंड स्टेप आता है आपका प्रैक्टिस, ठीक है, प्रैक्टिसिंग ऑफ मिसिंग कंपोनेंट्स। हम उससे कुछ अभी हमने क्या किया, अभी हमने उसको टास्क हमने एनालाइज किया, वो ये कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। अब जो चीज़ वो नहीं कर पा रहा है उसको हम प्रैक्टिस कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब उसके अंदर क्या हुआ, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे कि क्या क्या चीज़ें करनी है, कैसे करनी है, ठीक है। और उसको हम ये बताएंगे कि इंस्ट्रक्ट करेंगे कि इसको ऐसे करो, ठीक है। ये टास्क है, जैसे मान लो कि someone is not able to flex his shoulder, वो जब भी ये शोल्डर फ्लेक्स कर रहा है साथ में ये कर दे रहा है, ठीक है, एल्बो फ्लेक्शन कर ले रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी बाइसेप यहाँ पे वर्क कर रही है, तो वो यहाँ पे ये कर ले रहा है, वो उसका फ्लेक्शन नहीं हो रहा पूरा शोल्डर पे। क्या है कि वी नीड टू टेल देम कि वो उसको ये काम करना है, ठीक है। और उसके लिए क्या करना है कि उसको अपनी एल्बो स्ट्रेट रखनी है, तो हम उसको बार बार इंस्ट्रक्शन देंगे, कीप योर एल्बोज स्ट्रेट व्हाइल परफॉर्मिंग दिस। जैसे ही मुड़ेगा उसको कहेंगे नहीं, साथ में आप सपोर्ट करो, उसको कहोगे नहीं, सही पैटर्न में करना है। सो दीज आर द मिसिंग कंपोनेंट्स जो कि वो अपने आप नहीं कर पा रहा है, उसको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और वो कैसे कैसे प्रैक्टिस करेंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, वर्बल कमांड देंगे, विजुअल फीडबैक देंगे, वो देख सके, उसको दिखाएंगे कि दूसरे हाथ में करके दिखाएंगे कैसे करना है, कैसे नहीं करना। फिर उसको राइट हैंड से कराएंगे, वैसे नहीं कर पाता तो अपने आप से ही उसको कहेंगे कि दूसरे हाथ से सपोर्ट करो, खुद ऐसे उठाओ, या फिर कोई लकड़ी देंगे ऐसे ग्रास्प करो, खुद उठाओ। सो दीज आर द थिंग्स विच अ पेशेंट कैन परफॉर्म बाय हिमसेल्फ, और मैनुअली गाइड कर सकते हैं कि आप खुद भी सपोर्ट कर सकते हो। सो दीज आर द मिसिंग कंपोनेंट जिसमें आप हेल्प कर सकते हो। थर्ड होता है प्रैक्टिस ऑफ टास्क। एज आई हैव टोल्ड यू, प्रैक्टिस, कीप प्रैक्टिसिंग। कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। वो क्यों कहते हैं कि हमारी मोटर लर्निंग होती रहती है, हमारी मोटर लर्निंग होती रहती है, और हम उस चीज़ में बिल्कुल फ्लुएंट हो जाते हैं, बहुत अच्छे हो जाते हैं। वैसे ही बिकॉज योर ब्रेन नाउ इज मोर हैज़ मोर एक्सेप्टेंस ऑफ डूइंग द सेम टास्क, तो वो उसको याद करने के लिए वो और ज़्यादा फ्लुएंट और ज़्यादा अच्छे से करने लग जाता है, ठीक है। तो इसमें प्रैक्टिस ऑफ द टास्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या क्या आप प्रैक्टिस करा रहे हो, ठीक है, वो क्यों करना है, उसका गोल क्या है, हम क्यों करा रहे हैं, क्या काम करेगा वो बताना है, उसके लिए इंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है ना। सेम उसको प्रैक्टिस कराएंगे, वर्बल विजुअल फीडबैक देंगे, मैनुअल गाइडेंस देंगे, रीवैल्यूएट करेंगे कुछ टाइम के बाद, और फिर उसकी फ्लेक्सिबिलिटी मतलब कि स्ट्रेचिंग भी बताएंगे, और वो कितना ज़्यादा कहाँ पे कर सकता है। जैसे मान लो अभी मैंने आपको बताया इसका एक टास्क दिया, अब वो ये काम कर पा रहा है, अब मुझको उसको कुछ और काम कराना है, उसकी ग्रास्पिंग पे काम कराना है, ठीक है। तो मैंने ग्रास्पिंग करवाई, सारा कुछ बताया, अब मैंने इसके साथ जोड़ दिया उसको कि इस चीज़ को यहाँ से पकड़ो, वापस लेके आओ। इससे पहले क्या किया मैंने, उसको सिर्फ ये कहा कि आप यहाँ पे टच करो, वापस लेके आओ, ठीक है। उसके पॉइंट्स को चेंज करता जा रहा हूँ, उसको विजुअल गाइड कर रहा हूँ, उसको मैनुअल गाइड कर रहा हूँ, उसको बता रहा हूँ, उसको वर्बल गाइड कर रहा हूँ कि आपको ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना, ठीक है। सो दीज आर लाइक दिस इज टास्क ओरिएंटेड एक्सरसाइजेज। वैसे ही हमारी एक्सरसाइजेज होती है एमआरपी में, जो कि हम लोग सिटिंग टू स्टैंडिंग, या फिर हम लोग मैट एक्टिविटीज करवाते हैं, प्रोन नीलिंग करवाते हैं। दीज ऑल कम्स अंडर योर एमआरपीज, ठीक है।
देन उसके बाद लास्ट होता है ट्रांसफर ऑफ द ट्रेनिंग। ट्रांसफर ऑफ द ट्रेनिंग में होता है कि हम रियल लाइफ में जो जो हमने कराया है, रियल लाइफ में जो उसको रियल यूज है, उसमें हम कैसे कैसे चीजों को यूज कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो जो हमने काम करा है, जो जो चीजें उसने फिर से रिसीव करें या जो जो चीजें उसने रिलर्न कर लें, ठीक है, उसको नॉर्मल डे टू डे लाइफ में हम लोग कैसे प्रैक्टिस करा सकें, डेट इज अ ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग। अब इसमें क्या क्या होती है, अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस इन कंटेक्स्ट, मतलब कि नॉर्मल हम लोग कैसे कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी ऑफ प्रैक्टिस, मतलब कि उसको कंसिस्टेंट रखना है, ये नहीं कि आज कर लिया, आज कर पा रहा है तो कल नहीं किया, ठीक है। वी नीड टू कंसिस्टेंट विद इट, कि उसको और ज्यादा शार्प करनी है, उसकी वो मूवमेंट्स को, फाइन मूवमेंट्स को हो गई, या फिर उसकी प्रैक्टिस बार बार करनी है ताकि वो इंडिपेंडेंट हो सके और जल्दी उसमें रिकवरी आ सके। देन खुद से कितना प्रैक्टिस कर रहा है, खुद से कितना वो कर रहा है, उस चीज का भी वो करना है। हम लोग हर रोज पेशेंट से पूछते हैं आप खुद कितनी एक्सरसाइज करते हो, दैट ऑल कम्स अंडर सेल्फ एग्जामिनेशन, कि खुद से वो कितना कर पा रहा है। देन इन्वॉल्वमेंट, अगर खुद से नहीं कर पा रहा है या फिर कुछ वो है, तो आप रिलेटिव्स, स्टाफ, फैमिली मेंबर्स, इन सबको भी इन्वॉल्व करिए इसमें। ग्रुप एक्टिविटीज करा सकते हैं, और अगर इस समय वो बहुत अच्छा कर रहा है तो ग्रुप एक्टिविटीज में भी पेशेंट गेट्स मोर कंफर्टेबल विद हिज और हर एक्सरसाइजेस। देन इसके बाद स्ट्रक्चरल लर्निंग एनवायरनमेंट, मतलब कि एक हमने ब्लॉक्स बना दिए, हमने कुछ चीज़ें उसकी मॉडिफिकेशन के लिए रख दी कि अब उसको ये सारा काम करना है, या उसको एक काम दे दिया, उसको एक टास्क दे दिया और वहाँ पे कुछ डिफिकल्टीज रख दी, उसको उन सब डिफिकल्टीज के थ्रू जाकर के काम करना पड़ेगा। इट इज़ लाइक अ मॉडिफिकेशन ऑफ द प्रैक्टिसिंग ऑफ द सिंपल एक्सरसाइज एंड मेकिंग इट टू द डिफिकल्ट एक्सरसाइज विच यू कैन परफॉर्म इन फ्रॉम ईजियर टू द डिफिकल्ट लेवल, ठीक है। रिमेंबर, इसमें कुछ कंसिडरेबल पॉइंट्स हैं जिसके बारे में हमें याद रखना है कि एक वर्बल कमांड देते रहना है, जो भी पैटर्न करना है ठीक करना है, इजी से लेके डिफिकल्ट में लेके जाना है। एक टास्क है, एक डिफिकल्ट टास्क है, एक पूरा टास्क है, उसको डिवाइड करना है सिंपलर टास्क में टू कंप्लीट इट, देन उसको फुल करना है। देन उसके बाद लास्ट में उसको आप डे टू डे लाइफ में लेकर के आते हैं, ठीक है, जो उसकी डेली एक्टिविटीज़ है उसमें करते हैं। एंड बिलीव मी, आई हैव सीन सो मैनी पेशेंट्स जिनमें ये एमआरपी बहुत अच्छे से काम करती है और बहुत जल्दी इफेक्ट भी करती है और रिकवरी करने में हेल्प करती है। ऑल्दो द रिकवरी इज़ अ वेरी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जो कि पेशेंट टू पेशेंट डिफर करती है, बट इट हेल्प्स इन रिकवरिंग द पेशेंट वेरी फास्ट। ओके, आई होप आप लोगों को ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। जो नहीं समझ में आई होंगी वी विल डिस्कस इन आवर लेक्चर एज वेल। थैंक यू।